को नमस्ते। देखिए कितने आराम से उन्होंने बोल दिया 10,000 प्रकार के गेहूं लगाता था। लगा ही नहीं कि जैसे 2 प्रकार का लगा रहे हैं। भारत में गेहूं की सबसे अधिक वैरायटी इन्होंने बनाया और वो वैरायटी बनाया जो निरंतर बनी रहेगी, उस प्रकार ही काम किया और सफल है उसमें। और सबसे अधिक हाई प्रोटीन वाली गेहूं की वैरायटी भी आपने बनाया भारत में उस समय तक। और देख के ऐसा लगता नहीं है कि इन्होंने कुछ किया है। बोलो तो सुन नहीं सकते, इतना इतना बड़ा काम है। मतलब 75 प्रकार के बिल्कुल नए जीन उन्होंने तैयार किए। यहाँ ऐसे बड़े बड़े लोग बैठे हैं कि हमको पता ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भैया प्रश्न ले। जी यहाँ भैया अकर्तृत्व 158 पेज पे आता है, अकर्तव्य में अकर्तृत्व भी लिखा है। तो वैसे इसको पेज नंबर 74 पे भी अकर्तृत्व और अकर्मणत्व की बात आई थी, तो इसको थोड़ा समझाएं ना, पकड़ में नहीं आया कुछ। कर्तव्य प्रत्येक स्तर पर प्राप्त संबंध एवं संपर्क के मध्य निहित मानवीयतापूर्ण आशा व प्रत्याशा पूर्वक व्यवहार, संबंधों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह, यह है कर्तव्य। अकर्तव्य प्रत्येक स्तर पर प्राप्त संबंध एवं संपर्क के मध्य निहित मानवीयतापूर्ण आशा व प्रत्याशा का निर्वाह न करने के स्थान पर अमानवीयतावादी आचरण अकर्तृत्व है। तो यहाँ पे अकर्तृत्व लिखा है, तो क्या वो अकर्तृत्व है या कर्तव्य है? अकर्तव्य ही है ये। अकर्तव्य का मतलब जो कर्तव्य नहीं है। हाँ, वो कर्तव्य माने करने योग्य, ज्ञातव्य माने जानने योग्य। देखिए ना भाषा कैसे बनता है। ज्ञातव्य माने जानने योग्य, कर्तव्य माने करने योग्य, अकर्तव्य माने नहीं करने योग्य। तो नहीं करने योग्य माने अमानवीय आचरण। ठीक है ना ये। और पेज कौन सा आपने बोला? 78 74 पे अकर्तृत्व व अकर्मणत्व के निश्चय से ही असंग्रह होता है, तो उसमें पूरा जो अकर्तृत्व समझाया है और फिर अकर्मणत्व भी समझाया है, तो वो थोड़ा क्लियर हो जाए तो। 78 74 अकर्तृत्व व अकर्मणत्व के निश्चय से ही असंग्रह होता है। अकर्तृत्व जो नहीं करना चाहिए उसे न करते हुए विधि विहित क्रियाकलापों को अपनाना ही अनावश्यक कार्यों से मुक्ति है। माने अनावश्यक कार्यों को नहीं करना और सही कार्यों को करना, यही अकर्तृत्व। एक भाग तो ये हो गया जो इसका पूरा परिभाषा सही में है। यह कर्तृत्व है, कर्तृत्व है। भ्रमवश किए जाने वाले जितने भी क्रियाकलाप हैं यही बंधन हैं, क्लेशकारी हैं। इनका निराकरण अनुभव सहज जागृति पूर्वक किए जाने वाले सभी क्रियाकलाप समाधानकारी, सुखकारी और शुभकारी होना ही अकर्तृत्व है। देखिए यहाँ इसका निराकरण माने पुराना जो भ्रमवश किए वाले जितने कलाकलाप है वो बंधन है, इनका निराकरण है ना। बंधन वाले कार्यों का निराकरण अनुभव सहज जागृति पूर्वक किए जाने वाले सभी क्रियाकलाप जो समाधानकारी, सुखकारी, शुभकारी होना अकर्तृत्व है। ये उपलब्धि और समाप्त। तो ये पहले वाला मीनिंग और ये सेम है। बीच का एक लाइन जो है वो भ्रमवश किए जाने वाले हैं, उसको बाद में उल्टा कर दिया, माने हटा दिया।
तो ये सही है अपने आप में। ऐसा लग रहा है कि वो जो भ्रमवश किए जाने वाले क्रियाकलाप है, यही बंधन है, ये एक दूसरा नेगेटिव है ना, इसकी अपेक्षा में बोला। तो ये अकर्तृत्व तो है और वो अकर्तव्य है। वो शब्द जो है गलत मिसप्रिंट हो गया है वो। एक बार थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं सभ्यता और संस्कृति की। संस्कृति, देखिए परिभाषा तो देखेंगे, पूर्णता के अर्थ में कृति, सारी चीज पूर्णता के अर्थ में ही है। संस्कार, पूर्णता के रूप में व्यक्त होना, तो ये सारी चीजें एक जैसे ही सुनने में लगती है। लेकिन यदि अपन सभ्यता को और संस्कृति को अलग अलग पहचानने जाएंगे तो कैसे पहचानेंगे? सभ्यता का मतलब है सभा के रूप में व्यक्त होना। जो परंपरागत जो परिभाषा है वो सभा के रूप में व्यक्त होना। सभा और परिवार दो चीजें हैं। परिवार का जो सबसे छोटा जो इकाई है मानव व्यवस्था की, उसमें सबसे छोटी इकाई परिवार है। तो परिवार में एक और है संबंध मूल्य, दूसरा परिवार में एक और चीज है व्यवस्था। तो परिवार जो है समाज की भी सबसे छोटी इकाई है और परिवार जो है व्यवस्था की भी सबसे छोटी इकाई है। समाज की सबसे छोटी इकाई ये बराबर क्या है? परिवार। और यही जो है व्यवस्था की भी सबसे बड़ी सबसे छोटी इकाई। क्योंकि परिवार में 3 आयाम होते हैं। ये परिवार में 3 आयाम है व्यवस्था के, न्याय, उत्पादन और विनिमय। इससे कम में परिवार नहीं बनेगा। तो परिवार में 3 पीढ़ी हो, परिवार में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, मतलब माता पिता का मतलब माता पिता और संतान वाला संबंध है, भाई बहन वाला संबंध है और पति पत्नी वाला संबंध है। ये संबंध होंगे तो उसको परिवार कह रहे हैं। 3 पीढ़ी होगा, ये होगा। और जब व्यवस्था के बारे में जब करेंगे तो 3 है, न्याय सुरक्षा, उत्पादन कार्य और विनिमय कोश। ये 3 आयाम परिवार में होंगे ही, नहीं तो परिवार बनेगा ही नहीं। यदि न्याय सुरक्षा नहीं होगा तो परिवार टूट जाएगा, रोजी रोटी नहीं हो पाएगी, शरीर का पोषण नहीं हो पाएगा तो परिवार टूट जाएगा। इसीलिए परिवार व्यवस्था की भी सबसे छोटी इकाई है और समाज की भी सबसे छोटी इकाई है। समाज मतलब संबंध मूल्य। अब देखिए, जब हम संबंध मूल्य की बात करते हैं तो ये 7 संबंध आते हैं। उसमें से एक जो संबंध है इसका नाम है साथी सहयोगी संबंध, एक है व्यवस्था संबंध, ये व्यवस्था संबंध क्या है? व्यवस्था संबंध, मान लीजिए यहाँ का कोई ग्राम यदि व्यवस्था है और ग्राम व्यवस्था में ग्राम सभा चुनी जाती है, तो ग्राम सभा के सदस्य से हर परिवार का कोई ना कोई संबंध होगा ना। क्योंकि वो पद में बैठा है इसलिए संबंध है। वो पद उसका चला जाएगा तो वो संबंध उसके साथ नहीं रहेगा, लेकिन किसी और के साथ रहेगा। तो ये संबंध की निरंतरता रहेगी, वो व्यक्ति बदलते रहेगा। तो ये जो है, ये संबंध को आप क्या बोलेंगे? ये व्यवस्था संबंध है। तो 7 संबंधों में एक संबंध व्यवस्था संबंध है और 5 आयामों में एक आयाम न्याय सुरक्षा है। तो देखिए न्याय और व्यवस्था कैसे गुथा हुआ है। मेरी बात पहुंची आप तक? 7 संबंधों में एक संबंध व्यवस्था संबंध है और व्यवस्था में एक संबंध न्याय सुरक्षा है, जो 5 आयामों में एक आयाम न्याय सुरक्षा। तो व्यवस्था के अंदर समाज घुसा बैठा है, समाज के अंदर व्यवस्था घुसा बैठा है। ये हमको देखने में मिलता है। इसीलिए परिवार जो है इन दोनों का एक जंक्शन है, सबसे छोटी इकाई है जहां व्यवस्था भी है और समाज भी है। व्यवस्था माने
ये जो 5 आयामों का कार्यक्रम है, और समाज माने संबंध मूल्य वाला कार्यक्रम है, जिसको सामाजिकता बोल रहे हैं, जिसको व्यवहारिकता बोल रहे हैं। ये दोनों परिवार में, यही दोनों परिवार समूह में, यही दोनों ग्राम परिवार में, यही दोनों आखिरी तक चलेगा। ये 10 आयामों में ये दोनों चीज रहेगी। अब परिवार सभा है, तो सभा में कुछ निर्णय होते हैं जो सभा के तरीके से होते हैं। तो परिवार में ये 3 आयाम होंगे ही होंगे, उत्पादन, विनिमय और न्याय। विनिमय माने परिवार में मान लीजिए मेरे घर में गेहूं हुआ, बाकी तेल कहां से आएगा, कपड़े कहां से आएंगे, तो मेरी आवश्यकता से अधिक गेहूं को मैं जाके कहीं एक्सचेंज करके आता हूं। विनिमय माने एक्सचेंज, उससे आता है कहीं भी। जैसे जो लोहा बनाने वाले हैं वो लोहा बना रहे हैं, बदले में सारी चीज ले ले रहे हैं, है ना। पेट्रोल निकालने वाले पेट्रोल निकाल रहे हैं, बाकी चीज उससे ले ले रहे हैं। बम बनाने वाले बम बना रहे हैं, उससे बाकी चीज ले ले रहे हैं। तो है वो विनिमय ही प्रक्रिया। तो ये जो चीज हम देख रहे हैं, जो 5 आयाम में से 3 आयाम परिवार में होना ही होना है, और परिवार में ये 4 संबंध होने ही होने, भाई बहन का, पति पत्नी का, और माता पिता और बच्चों का, ये संबंध परिवार में होता है। तो परिवार दोनों चीज की सबसे छोटी इकाई है, समाज की और सभा की, व्यवस्था की। तो व्यवस्था के जगह पर जब बात होती है तो परिवार में उत्पादन कितना करना है, कैसे करना है, विनिमय कैसे करना है, कितना करना है, एक प्रकार की चर्चा है। परिवार में एक दूसरे प्रकार की चर्चा होती है, संबंधों का निर्वाह कैसे होना है, कैसे करना है। ये दोनों चीज मिलके परिवार बनता है। अब इसमें एक चीज होती है कि कुछ चीज रोज रोज के होते हैं, जैसे सुबह उठो, झाड़ू लगाओ, खाना बनाओ, कपड़े धो, कोई गेस्ट आया तो उसको खाना खिलाओ, उसको छोड़ने जाओ, उसको बुलाओ, है ना, बच्चों को स्कूल भेजो। ये 365 दिन का काम है, रोज 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 हर घर में हो रहा है। कुछ काम कभी कभी होता है, जैसे बर्थडे आज मनाए, किसी बच्चे का जन्म हो गया, किसी बच्चे का नाम रखा गया, किसी का विवाह हो गया, ये कभी कभी हो रहे हैं। तो ये दोनों को अलग अलग हमने बांट लिया। जब दोनों को बांट लिया तो दोनों में अलग अलग उद्देश्य बना के रखा गया। क्या? जैसे छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है तो 3 साल तक या 4 साल तक या 5 साल तक स्कूल नहीं जाता है, और वो देखता है कि उसके बड़े भाई बहन जा रहे हैं। होता क्या उस पर वो देखता है कि सुबह से लोग बिजी हैं बड़े भाई बहन के लिए, उसका टिफिन बनाया जा रहा है, उसको कपड़ा पहनाया जा रहा है, सारे काम रोक दिए गए, उसके लिए लोग आए, उस गाड़ी आई या कोई लाया, उनको छोड़ने गया, फिर वो आ रहा है तो प्रतीक्षा करते हैं, उसको आते तो खिलाते हैं। इस प्रक्रिया में उसको ये लगता है कि वो बड़ा विशेष हो गया जो मैं नहीं हूं, तो पूछता है मैं कब जाऊंगा, जाएगा बेटा जाएगा, रुक जाओ, उसको मनाते रहते हैं। और एक समय में उसको भेजने की प्रक्रिया होती है, तो वो जो भेजने की जो प्रक्रिया होती है ना, उस दिन उसको हीरो बनाया जाता है। मतलब बढ़िया बाजा बजता है, गाना बजता है, बड़े बड़े लोग आते हैं समाज के। उसको हमारे यहाँ जो प्रक्रिया थी उसमें क्या होता है, एक हाथ में जो परंपरागत प्रक्रिया, हाथ में चौक पकड़ाया जाता है, उसको नया स्लेट दिया जाता है, नया पुस्तक दिया जाता है। अब उसका बैग पुस्तक सब हो गया नया, अब तक नहीं था। तो वो एक उसको यादगार दिन होता है, उसके लिए वो प्रतीक्षा करता है। तो पढ़ने के पहले जो पूर्व भूमिका बनाना है, यह संस्कृति का काम है कि पढ़ाई कोई बहुत अच्छी चीज है। अभी वो किया नहीं है, लेकिन जिस ढंग से बच्चों का केयर होता है, उनका अलग एक टिफिन बनता है, अलग एक बैग होता है, अलग एक पढ़ने की जगह होती है, सब कुछ हो जाता है, उससे उसको लगता है कि ये विशेष है। और उसमें एक बहुत बढ़िया ग्रैंड सेलिब्रेशन किया जाता है ताकि बच्चा जो है उसको अधिमूल्यन करे। ये संस्कृति का काम है। तो पहला जो इम्प्रेशन है वो देना संस्कृति का काम है। उसके बाद रोज रोज वही पिटाई होना है, होमवर्क बनाना, होमवर्क नहीं बनाना, और वो चालू हो जाता है। तो ये जो पहला वाला जो चीज है उसका नाम है संस्कृति, रोज रोज वाला है उसका नाम है सभ्यता। तो जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की शादी हो रही है ना, तो जैसे मान लीजिए किसी परिवार में कोई लड़की है 24-25 साल की, उसकी शादी हो रही है।
उस समय जो छोटा बच्चा है 3 साल का, वो क्या सोचता है? मेरी बुआ चली जाएगी, कि फिर कभी नहीं आएगी, कि कभी कभी आएगी। उसके मन में एक अलग प्रकार के प्रश्न होते हैं, वो एक अलग प्रकार से सोचता है या सोचती है। उससे थोड़े बड़े वाले होते हैं, वो थोड़े अलग प्रकार के, जो 18-20 के होते हैं वो अलग प्रकार से, भाई मेरे को भी कभी जाना होगा, है ना, तो मेरे को जाना होगा, तो उसके प्रश्न अलग हैं। उन लोगों से पूछते हैं जब तुम गए तो वहां क्या हुआ। फिर जो 25-30 के हैं जिनकी हो गई है, वो सोचते हैं हमारे में कैसा हुआ था, हमारे में क्या अच्छा हुआ क्या नहीं हुआ। उससे ऊपर वाली पीढ़ी वही सोचती है। तो एक ही घटना है, उसमें पूरा समाज पूरा परिवार इन्वॉल्व हो जाता है, और वो सोचता है कि पहले से कैसे बेटर करें, बेहतर करें, अच्छा करें, वो लगातार भिड़ा रहता है। तो ये जो है इसको संस्कृति कह रहे हैं। तो संस्कृति एक पूर्व भूमिका बना दे रही है। वही छोटा बच्चा 3 साल की उम्र में विवाह को स्वीकार ले रहा है, ये करने योग्य चीज है, बड़ा सम्मानीय है, इसमें वीआईपी बनते हैं, देखो सजाया गया और इतना शानदार बाजा गाजा बना, इतने लोग आए, खाना खाया, तो वो उसके मन में हो जाता है कि एक दिन मैं भी हीरो बनूं। उसको पता नहीं है क्या होता है। जैसे एक छोटी सी बच्ची बोली, हमारे यहाँ एक लड़की की शादी हुई, तो मेरे को वो छोटी सी बच्ची बोलती कि आपको पता है मैं बड़े होकर शादी नहीं करूंगी। अच्छा, लेकिन यदि कर ली तो इससे भी ज्यादा चूड़ी पहनूंगी। तो उसके मन में क्या है? चूड़ी का आकर्षण है, उसके कारण उसको शादी करना है। तो वो एक पॉजिटिव घटना के प्रति स्वीकृति बने, उसके लिए अलग अलग कारण है। किसी का चूड़ी से, किसी का कपड़े से, किसी के पार्टी से, कुछ न कुछ कारण से वो जो घटना है उसके प्रति स्वीकृति बनती जाती है। संस्कृति का ये काम होता है। संस्कृति रोज रोज नहीं होती, उसके बाद सभ्यता रोज रोज का। तो संस्कृति और सभ्यता में ये अंतर है। तो संस्कृति उसके अंदर एक पहली भूमिका बनाता है। उसके बाद क्योंकि इसकी विवाह में क्या होता है उसको कहीं ट्रेनिंग नहीं है, कहीं एजुकेशन नहीं है समाज में, आप देखो ना। और तो इन्हीं संस्कृतियों में उसकी शिक्षा होती है, पूर्व मानसिकता बनती है, उसके बाद वो तैयार होता है, उसके बाद करता है। तो संस्कृति और सभ्यता में ये मोटा मोटा अंतर है। उस दिन नाच गाना देखिए, यदि मैं आपको पूछूंगा आप कहाँ जा रहे हैं, आपको ठीक लगेगा? मैं पूछूंगा आप कहाँ जा रहे हैं, आपके पास उतना टाइम नहीं सुनने का। तो ये जो गाना बजाना है ये व्यवहार में नहीं आ सकता। ये फुर्सत में बैठे हैं तब चलेगा आप कहाँ जा रहे हैं। आप 5 प्रकार से वाह 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 लोग करते रहेंगे और वो बोलता रहेगा। यही है ना। तो ये जो नृत्य है, ये जो संगीत है, ये जीने की जगह में नहीं आता है रोज के, पर उसकी पूर्व भूमिका बनाने में आता है, पूर्व मानसिकता बनाने में आता है। और इसका शायद बहुत बड़ा रोल है। मतलब इतने में बच्चा स्वीकार लेता है कि मेरे को पढ़ने जाना है, मेरी शादी होगी, या मेरे को जॉब में जाना है, जो भी। ऐसा विदाई पार्टी देते हैं, है ना, फेयरवेल होता है, स्कूल में भी होता है, आजकल कॉलेजों में भी होता है, सब जगह होता है। तो उस समय एक मानसिकता बनती है, उस समय सब बड़ाई करते हैं, पूरी बुराइयां भूल जाते हैं। तो ये एक बहुत ही सकारात्मक वातावरण बना के वहां ढकेल देते हैं, जाओ अब निपटो। तो ये है सभ्यता और संस्कृति का मोटा मोटा अंतर। ठीक जी। व्यवस्था संबंध में जो तीनों अवस्थाओं के साथ जो हमारा संबंध है वो भी वहाँ आता है कि वो नहीं आता? वो हाँ, व्यवस्था संबंध में जैसे 5 आयाम है, मान लीजिए गांव में, तो एक आयाम उत्पादन समिति है, उसके साथ हमारा कोई संबंध होगा? कभी भी हमको मार्गदर्शन चाहिए वो देगा। विनिमय समिति है वो देगी, है ना। स्वास्थ्य समिति है वो स्वास्थ्य संबंधी मार्गदर्शन देगी, दिशा निर्देश देगी, कोई मदद भी करेगी। तो ये 5 आयाम अंततः व्यवस्था के 5 आयाम, जो चारों अवस्थाओं के साथ जो भी निर्वाह है उसमें वो मदद करेगी। तो ये 5 आयाम के साथ और चारों अवस्थाओं के साथ संबंध स्थापित करने के लिए एक जगह है, इसका नाम है व्यवस्था। लेकिन इसमें समाज में केवल मानव मानव के संबंधों की बात हो रही है, और मानव के बीच में मूल्यों का निर्वाह कैसे होना है उस पर चर्चा हो रही है।
तो दो बिल्कुल अलग अलग आयाम है। तो वैसे संबंधों में, 7 संबंधों में एक संबंध व्यवस्था संबंध है, और व्यवस्था के 5 आयामों में एक जो है न्याय सुरक्षा है, जो सीधे सीधे मानव संबंधों की बात कर रहे हैं। तो ये सब एक दूसरे में गुथे हुए हैं। तो व्यवस्था के अंदर न्याय बैठा हुआ है, समाज घुसा बैठा हुआ है, और समाज के अंदर व्यवस्था बैठा हुआ है। तो समाज बड़ा है, व्यवस्था छोटा है, या व्यवस्था बड़ा है, समाज छोटा है, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। ये एकदम सटे हुए हैं। वैसे ही सभ्यता, संस्कृति, विधि, व्यवस्था। तो सभ्यता माने रोज रोज का कार्यक्रम, संस्कृति माने कभी कभी उन्हीं कार्यक्रमों को हाईलाइट करना। उन्हीं कार्यक्रमों को करने के लिए, जैसे कोई बड़ा गांव का प्रधान चुना गया तो एक बड़ा उत्सव हुआ, लोग घूमे, गांव को पहचाने, तो संस्कृति ने उसको भी मनाया। ये व्यवस्था संबंध है, कोई व्यवस्था संबंध है, ये पारिवारिक और विवाह जैसा संबंध नहीं है। तो भी जो संस्कृति है उसको भी मना रही है। तो ये हुआ संस्कृति का काम। सभ्यता, सभ्यता में रोज रोज के जो भी कार्यक्रम है वो सभ्यता में आ रहे हैं। इसके बाद विधि। विधि का मतलब है एक प्रकार से रिटन डॉक्यूमेंट, जो भी सही है एक जगह लिखा हुआ है, उसके अलावा गलत है। अभी आप कुछ भी काम करिए, कोई ना कोई डिपार्टमेंट में लिखा हुआ है ये करना है और ये नहीं करना है, एक जगह लिखा नहीं मिलेगा। तो ये कैसे, जैसे नियम बनते हैं संसद में, उसका नाम है एक्ट। संविधान में कोई एक भाग होता है, जैसे बिजली संबंधी कोई एक्ट बना, वो कौन बनाएगा? जन प्रतिनिधि, जो सांसद या विधायक, ये लोग बनाते हैं। ये जो एक्ट बनने के बाद इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को भेजा जाता है, वो उसमें और रूल और रेगुलेशन बनाते हैं। वो उनको मतलब नहीं है। अब वो जो है कितने वोल्टेज के लिए कितना दूरी रहेगा और ये सब जो नियम है वो बनाएंगे। इसको विधायक नहीं बनाता है ना, तो कुछ रूल वहां बनाते हैं। इसके बाद फिर यदि वो नगर पालिका में जाता है या ग्राम पंचायत में जाता है तो वहां के लिए फिर रूल अलग अलग हो जाते हैं। जैसे रोड बनेगा तो यहाँ इतना चौड़ा बनेगा, वहां उतना चौड़ा बनेगा, यहाँ सीमेंट का बनेगा, वहां डामर का बनेगा, ये सब रूल और रेगुलेशन के अंतर बटेगा हुए। तो ये जितने भी रिटर्न डॉक्यूमेंट है ये अंततः संविधान के भाग हैं। एक जगह आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन अंततः ये संविधान के भाग हैं, ये लिखे हुए हैं। तो इसका नाम है विधि। इसका उल्टा है निषेध। तो सभ्यता, संस्कृति, विधि और व्यवस्था। तो व्यवस्था का मतलब है जैसे अपन 5 आयाम की व्यवस्था बोले, तो अंततः जो विधि है उस विधि के प्रैक्टिस की एक जगह है संस्कृति, उसी विधि की प्रैक्टिस की एक जगह है सभ्यता, उसी विधि की प्रैक्टिस की एक जगह है व्यवस्था। विधि का ही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, निषेध का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। वहां यदि निषेध किया जाता है तो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, उसको हटाया जाता है। तो जैसे हमारे घर में शादी होती है तो क्या करना है क्या नहीं करना है वो निर्देश है हमारे। एक तो परंपरागत कुछ चीजें हैं, और दूसरा अभी भी जगह जगह ये होता है कि भाई बंदूक लेके नहीं जाओगे, फायर नहीं करोगे, ये सब होता है कुछ कुछ। तो सभ्यता, संस्कृति, विधि और व्यवस्था, ये चारों एक दूसरे से गुथे हुए हैं। विधि रिटन डॉक्यूमेंट है, और विधि को प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ी सी जगह व्यवस्था की है, थोड़ी सी जगह सभ्यता की, थोड़ी सी जगह संस्कृति। अंततः हम विधि का प्रैक्टिस कर रहे हैं, निषेध को मना कर रहे हैं उस जगह। ये पूरा 4 आयाम। भैया सभ्यता और संस्कृति को थोड़ा और स्पष्ट कीजिएगा। जैसे आपने बताया कि संस्कृति जो है वो पूर्व में की तैयारी है, हाँ, पूर्व तैयारी, भूमिका उसकी, और फिर रोज रोज जो क्रियाकलाप हम कर रहे हैं उसको हम सभ्यता कह रहे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो विचार हैं वो संस्कृति है और व्यवहार सभ्यता है? दोनों जगह विचार है, दोनों जगह व्यवहार है। देखो कोई गेस्ट आता है शादी के घर में, तो हम उनको बुलाते हैं, बैठाते हैं, पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, हाथ पैर दबाते हैं, घर तक छोड़ते हैं, करते हैं ना, कुछ गिफ्ट लेते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं, ये चलता है। तो व्यवहार तो सभी जगह है, विचार सभी जगह है। पर संस्कृति एक उत्सव को मनाने का तरीका है, उत्सव के साथ वो जुड़ा हुआ है, और ये रोज रोज नहीं है, और इसमें एक प्रकार की प्रारंभिक तैयारी करा देते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से हम क्या समझ सकते हैं? जैसे
एक व्यक्ति है, सूटेड बूटेड है, और उसको पहनने का, खाने का, बोलने का तहजीब है, लेकिन वो आचरण में वो मतलब उस रूप में नहीं है, विचार उसके वैसे नहीं हैं। तो कई बार हम कहते हैं ना कि सिविलाइज्ड तो है बट कल्चर्ड नहीं है। तो वो जो आचरण पक्ष है, उसका जो विचार पक्ष है, वही तो उसको कल्चर्ड मतलब बनाता है। देखिए सूट बूट जो पहनते हैं ना, देखो आप उत्सव के समय में देखेंगे जो सूट बूट पहने जाते हैं उसको कभी नहीं पहनते, कभी भी नहीं पहनते। जो नाच होते हैं उस ड्रेस को कभी कोई पहनता है? कभी नहीं। शादी के दिन जो कपड़े होते हैं कोई पहनता है? उतना कोई लाद पाएगा क्या? मर जाएगा वो रोज पहनेगा तो ये केवल एक प्रतीकात्मक चीज है दिखाने के लिए, ताकि वो एक चीज को हाईलाइट करना है, किसी घटना को ऐसा करना है कि किसी के मन में छाप बढ़ जाए कि ये बहुत जरूरी चीज है, बहुत अच्छा चीज, उसी के लिए वो है, बाकी चीजें नहीं। ये है कुल मिला के संस्कृति का मतलब। पर यह संस्कृति फाइनली विधि को ही समर्थन कर रहा है। जैसे विवाह करना अच्छी बात है, विधि है, उसको समर्थन कर रहा है। या विवाह में जो जो घटनाएं हमारे वो जो सामाजिक रूप से आ रही है करने योग्य, उसको वहां किया जा रहा है। तो संस्कृति कभी कभी हो रही है और वो हर हालत में विधि के समर्थन में है। सभ्यता रोज रोज का है। जैसे बोलते हैं ना, मेरे घर के सामने यदि गंदगी है तो मेरे को बोलेंगे असभ्य, मेरे पड़ोसी के घर के सामने भी गंदगी है तो बोलेंगे ये भी असभ्य, और उसके पड़ोसी में है तो भी बोलेंगे असभ्य, पूरे गांव में है तो बोलेंगे ये गांव वाले जंगली है। ये क्या आया? तो ये जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको जो डिस्पोज करना भी एक प्रकार का सभ्यता है। तो सभ्यता एक प्रकार की मानव जाति के रहने का एक तरीका है, रोज रोज का। कपड़ा पहनने का एक डिजाइन है, खाना खाने का एक डिजाइन है, वो रोज रोज का है। कुछ जो है कभी कभी होते हैं। अभी तक तो यही हम लोगों ने पढ़ा था भैया कि जो सभ्यता है वो एक बाहर का स्ट्रक्चर्ड है, उसको हम सभ्यता कह रहे हैं, जो गवर्निंग फोर्स पे बैठा हुआ है। जैसे एक एग्जांपल दें तो जैसे एक रथ है, रथ पे जो सारथी है उसे हम संस्कृति कह रहे हैं, और वो बाहर के बाकी जितने स्ट्रक्चर हैं उसको हम सभ्यता कह रहे हैं, जिसमें हमारा बातचीत करने का तरीका, तहजीब, उठने बैठने का तरीका, खाने पीने का तरीका, अपने मतलब इस तरह से। और संस्कृति जो है वो विचार पक्ष के साथ जुड़ी हुई है, जिसमें जो हमें डेली टू डेली जो हम काम कर रहे हैं, जो सभ्यता हम में आ रही है, वो थ्रू संस्कृति आ रही है। ऐसा मतलब देखिए, सभ्यता बिना विचार पक्ष के कैसे होगी? बिना विचार पक्ष के कैसे होगी? तो व्यवस्था में पांचों आयामों को देखा जा रहा है। ये मध्यस्थ दर्शन में पांचों आयामों को देखा जा रहा है। उत्पादन कैसे होगा, कैसे होगा, लेकिन मकान कैसे बनेंगे, मकान में कितनी दूरी होगी, है ना? ये सारा जो चीज है वो सभ्यता का भाग है। सफाई होगी कि नहीं होगी, कितने बार सफाई होगी, बच्चों की सेवा होगी कि नहीं, बच्चों को पढ़ाएंगे कि नहीं, बूढ़ों की सेवा होगी कि नहीं, बूढ़ों की सेवा कैसे होगी, ये सारा जो चीजों को हैंडल करने वाली जगह है उसका नाम है सभ्यता। अभी देखो, शासन बोल रहा है कि भैया चलो वृद्ध हाउस बनाओ और बूढ़ा पेंशन दो, बुढ़ों को पेंशन देती है सरकार। अभी हुआ है। मान लो 50 साल पहले क्या होता था हमारे यहाँ? क्या बुढ़े मर जाते थे? बुढ़ों की सेवा नहीं होती थी? होती थी। हर आदमी को वो सिखाया जाता था करना है। उसी को हम संस्कृति पक्ष में मतलब ये आता है कि जब बूढ़ों की हम सेवा कर रहे हैं तो वो हमारे संस्कृति पक्ष का द्योतक है। एक और एग्जांपल लेते हैं भैया, जैसे ये किताबों का एग्जांपल मेरा अपना नहीं है। सपोज़ कि जो ये फ़ैन चल रहा है, जिसने भी इस फ़ैन का इन्वेंशन किया वो एक कल्चर्ड पर्सन था। हम इसका उपयोग कर रहे हैं, सिर्फ उपभोग कर रहे हैं, इसमें विचार पक्ष बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हम जो उपभोग कर रहे हैं वो सभ्यता में
और जिसने इसको पहली बार ये सोचा कि ऐसी मानवता के लिए कुछ काम आसान हो जाए, इसके लिए कुछ करना है, वो एक संस्कृति के रूप में हम देख रहे हैं। नहीं भैया, मेरे को लगता है कि देखिए ये जो अनुसंधान और ये सब हो रहे हैं वो एक दूसरी जगह है जहाँ पर अनुसंधान हो रहे हैं। ये कहाँ पर हो रहे हैं? जो कार्य की जगह है, उत्पादन वाला जगह है, वहाँ पर वो अनुसंधान कर रहा है। उत्पादन करने वाले ही कुछ काम कर रहे हैं, उत्पादन में वो गुणवत्ता को लाने की कोशिश कर रहे हैं। केवल उत्पादन करने वाला ही कल्चर नहीं है, वही आदमी एक समय उत्पादन करता है, वही आदमी एक समय घर में रहता है, वही व्यवहार करता है, बच्चों को पढ़ाता है, पालता है ना, माता पिता की सेवा करता है। तो ये जो जो रोज रोज के काम है वो एक भाग है। कभी कभी उत्सव मनाते हैं, वो दूसरा भाग है। उत्सव मनाना एक भाग है जो रोज रोज नहीं हो रहा है, कभी कभी हो रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू वही है। क्या है? जो हमारे समाज के द्वारा जिसको विधि बोला गया है उसको स्थापित करने के लिए उसको एक रंगारंग कार्यक्रम किया जा रहा है ताकि वो लोग उसको स्वीकार लें। फर्स्ट इंप्रेशन। बाकी उसमें शिक्षा में क्या होता है, माता पिता को कैसे पालते हैं, विवाह में क्या होता है, ये सारी चीजें जो जगह है ये शिक्षा की जगह है, जहाँ पर वो जिज्ञासा के द्वारा समझता है। भले ही आज हमारे समाज में नहीं है, लेकिन इसके बारे में समझने के लिए जो जगह है उसका नाम है शिक्षा। शिक्षा जो है व्यवस्था का एक भाग है। जो शिक्षा संस्कार हम कह रहे हैं, जो 5 आयाम में एक आयाम व्यवस्था का है। तो क्या भैया हम शिक्षा को संस्कृति से अलग कर रहे हैं? ये सारी चीजें गुंथी हुई, बोला ना, अंततः ये सारी चीजें विधि को आचरण में ला रही है। विधि माने कोई नियम जो जीने के योग्य है और कोई जीने के योग्य नहीं, उसको आचरण में लाने की अलग अलग जगह है। विधि का कुछ भाग शिक्षा में व्यक्त होता है, कुछ भाग व्यवस्था में व्यक्त होता है, कुछ भाग सभ्यता में व्यक्त होता है, कुछ भाग संस्कृति में व्यक्त होता है। विधि को ही व्यक्त कर रहे हैं ना। देखिए, विधि माने जागृति की ओर जाने वाले, किए जाने वाले सभी कार्यक्रम का नाम विधि है। भ्रम के लिए, प्रॉब्लम के लिए, अव्यवस्था के लिए जीने वाले जितने भी कार्यक्रम है उसका नाम है निषेध। पहले ये बना, फिर विधि के लिए जो कार्यक्रम है उसको करने की अलग अलग जगह है। विधि को करने की एक जगह का नाम शिक्षा है, विधि को लागू करने की एक जगह है उत्पादन कार्य, विधि को करने की एक जगह है सभ्यता, विधि को करने की एक जगह है संस्कृति। विधि को ही लागू कर रहे हैं ना। आप जो बोल रहे हैं सभ्यता, किस चीज को लागू करने के लिए? सभ्यता को हम ये देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जो हम व्यवहार कर रहे हैं उसको हम सभ्यता नहीं, मान वो रहे हैं। क्यों कर रहे वो हैं? इंस्ट्रूमेंटल हो सकती है। हाँ? वो इंस्ट्रूमेंटल हो सकती है, जैसे हमें किसी ने नहीं, सिखा नहीं, दिया बिल्कुल कि घर में इंस्ट्रूमेंटल हमको नहीं है। ऐसे। नहीं भैया, थोड़ा सा अपन पीछे जाते हैं। जैसे भारत में एक प्रकार का माना गया ईश्वर है और ईश्वर को पाना मानव का लक्ष्य, ये फाइनली लाइन बना, उसके लिए लाइफस्टाइल बना, उसी को हम कह रहे हैं सभ्यता। तो फाइनली विधि एक प्रकार से तय हो गया, इससे जीवन की तृप्ति होगी, उसके लिए लाइफस्टाइल है, उसके लिए सारे त्योहार और है। अंततः जो मानव का जागृति या लक्ष्य है उसको पाने के लिए ये सब बना हुआ है। हमारे उस समय क्लब नहीं होते थे, अब क्लब होते हैं। अभी माना गया कि भोग करना ही मानव का जागृति है, सुख है, तृप्ति है, उसके लिए क्लब बन रहे हैं, पहले नहीं बनते थे। तो विधि जैसा आप कह रहे हैं कि जैसे हम नियम जब बनाए जाते हैं तो वो हमेशा हमेशा के लिए बनाए जाते हैं। हाँ ऐसा दोपहर में हमारी चर्चा हुई। हाँ हाँ। लेकिन संस्कृति आप देखिए तो जब दो सभ्यताएं आपस में इकट्ठा होती हैं तो एक तीसरी संस्कृति का उद्भव हो जाता है। भैया संस्कृति समय दर समय, देखिए, समय के प्रवाह के साथ चेंज भी होते हैं। प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है? अभी मानवीय संस्कृति नहीं है, कुछ मानवीय कुछ अमानवीय ऐसे संस्कृतियां बनी हुई है। अभी हम इसको लेकर बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि मानवीय संस्कृति जो होना है उसके लिए जो हम सोचेंगे वो उसकी चर्चा कर रहे हैं। आप अभी की चीज को आधार मान लिए। अभी की चीज में भैया क्या है? जैसे दहेज ले रहे हैं, लड़की को जला दे रहे हैं और वहीं पर शादी नहीं करते तो भगा देते हैं, ये सब क्या है? अब शादी में एक दूसरे को दोनों पक्ष गाली देते हैं, बहुत बढ़िया प्रचलित है हमारे देश में। ये कहाँ की संस्कृति है यार? ये तो लफंगों की बात है। वहां बैठ नहीं सकते आप,
सभी जगह है। तो अभी हम मानवीय जगह पर नहीं है भैया, ये अमानवीय संस्कृति है जी। ये तो ऐसा है जैसे विधि हम कह रहे हैं, तो अभी तो मान्यताओं के रूप में है, तो वो एक स्थिति बनी हुई है समाज में कि भाई जब समय उसका होगा तो उस समय उसका प्रत्यक्ष रूप होगा तो वो सभ्यता के रूप में है, गति में। जी अभी ना कुछ चीजें मिल गई है भौतिकवाद के कारण। आप 100 साल पीछे जाके देखिए, 100 साल पीछे जाके परंपरा को देखिए, जो ऐसे बुजुर्ग हैं उनसे कभी पूछिए वहां क्या है। वहां बिल्कुल नियम है, ऐसे ही जीना पड़ेगा, आप दूसरा जी नहीं सकते। खाना खाते समय बात नहीं कर सकते, आप खाना खाते समय दूसरे को छू नहीं सकते, आप डाइनिंग टेबल में बैठ के नहीं खा सकते, आपको जमीन में बैठ के खाना है। सारी चीजें, एक एक चीज बिल्कुल तय है, यही करना है। एक एक चीज जो जिस वर्ण और व्यवस्था का है उसके हिसाब से उनके आचरण तय हैं, उसके हिसाब से संबोधन है, एक एक चीज है भैया। कौन किसको क्या बोलेगा वो तय है। हम इसको भूल गए हैं, हम इसको बेकार मान रहे हैं, जो भी कारण है। लेकिन एक समय में ये बनाया गया था किसको? ईश्वर को अनुभव करने के लिए एक पूरा सिस्टम बनाया गया था। ये माना गया था कि राजा जो है ईश्वर का प्रतिनिधि है, वो गलती नहीं करता, ऐसा करके पूरा धार्मिक संविधान बना है। क्या संविधान जो है, अंग्रेज जो आए उसके बाद संविधान बना क्या? हम लोग पढ़ते हैं कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। उसके पहले संविधान नहीं था क्या? उसके पहले 100 वर्ष जो है इंग्लैंड वाला संविधान चलता था, पूरा नहीं चलता था। बहुत सारी चीज़ें ये 1860, 61, 62 में जेल एक्ट, पुलिस एक्ट, ये सब आया। ये एक्ट कहाँ बने? ये एक्ट सब लंदन में बने। ये एक्ट लागू हुआ और वो एक्ट लागू हुए। उसके पहले अंग्रेज भारत में 90 वर्ष राज किए हैं, 1857 से लेकर 1947 अंग्रेजों का राज रहा। अंग्रेजों का मतलब है पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड का। उसके पहले का जो 100 वर्ष है, 1757 से 1857 तक जो प्लासी की लड़ाई हुई, जिसमें सिराजुद्दौला हारे, उसमें बंगाल में अंग्रेजों के पैर जमे, वहाँ से लेकर 100 साल तक कंपनी का शासन रहा कुछ जगह में, और ये धीरे धीरे बढ़ता गया। कंपनी का माने ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे ही थोड़ा सा ज़्यादा कर ली, फिर वहाँ से वाइसराय आके बैठने लगे। तो ये कंपनी का इनडायरेक्ट, इंग्लैंड के संसद का इनडायरेक्ट शासन रहा। उस समय कौन से रूल चलते थे? 1857 के पहले कोई रूल थे कि नहीं थे? हम लोग जंगली थे क्या? कि कोई संविधान नहीं था? धार्मिक संविधान लागू थे और उसको हर आदमी जानता था, हर आदमी मानता था। ऐसा थोड़ी कि हमारा संविधान है। और हमारे ही धार्मिक संविधान को एज इट इज उन्होंने उठा लिया, जिसकी इसी के लिए जो अभी समान नागरिक संहिता वाला जो हल्ला हो रहा है, क्या है? प्रॉपर्टी के अधिकार, विवाह के अधिकार, ऐसा 2-3 चीजें हैं जो अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग दिया हुआ है। पारसी के लिए अलग दिया है, मुस्लिम के अलग दिया है, हिंदू के लिए अलग, ऐसा थोड़ा सा है। बाकी सारी चीजें सेम है। उसको एज इट इज परंपरा से उठा लिया गया है। प्रॉपर्टी का जो अधिकार है, बच्चे से, पिताजी से बच्चे को कैसे मिलेगा, पत्नी से पति को, या पति से पत्नी को कैसे मिलेगा, ये थोड़ी सी चीजें हैं, वो भारतीय परंपरा का ही एज इट इज उठा लिया गया है। या मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वहां से उठाया गया है। तो लॉ बहुत पहले से है भैया, और उसको हम मान रहे हैं। तो धार्मिक संविधान जो जाएंगे अंततः ईश्वर के अनुभव करने के लिए या ईश्वर के शासन को मानने के लिए है। यदि ईश्वर के शासन को नहीं मानेंगे तो ईश्वर गुस्सा होकर तबाही मचा देगा, ये बोला गया। और उसके बाद उसको मनवाने के लिए बोला गया। यही है ना, और क्या है? तो उस प्रकार से बना हुआ है। अभी दोनों में क्लैश हो रहा है। एक पीढ़ी बोल रही है ईश्वर है, दूसरी पीढ़ी बोल रही नहीं है, हम भोग करेंगे। तो जो ऊपर वाली, जो अभी यदि तीसरी पीढ़ी है, जो 90 प्लस या 100 प्लस यदि कोई है, तो वो अभी भी उसी जगह पर है, पूरी तरह आस्थावादी।
जो बीच वाले हैं, हमारी वाली जो है, उसमें कुछ लोग जो हैं अभी 50-50 में है, दोनों चलेगा भैया। और बिल्कुल जो नई वाली है 20 से नीचे वाली या 30 से नीचे वाली है, उसको पूरी तरह भौतिकवादी चाहिए कल्चर। अब ये 3 जनरेशन में 3 प्रकार की चीजों का भी रस्साकसी चल रही है। कभी जीतेगा कोई तो होगा। भाई हमारे समय में हमारे माता पिता जो बोलते थे हम सुनते थे, माता पिता हमको डांटते थे, हम कभी नहीं सुनते, और अब हमको बच्चे भी डांटते हैं। तो हमारी पीढ़ी सबसे अधिक मार खाई, ऊपर से भी मार खाई, नीचे से भी मार खाई, है ना। अच्छा, हमारी पीढ़ी खेत में भी रही, जंगल में भी रही, मिट्टी के घरों में भी रही, और एरोप्लेन भी देख ली, और हम रोबोट भी देख के मरेंगे। तो शायद हमारी पीढ़ी ने सबसे ज्यादा नीची या ऊंची चीजें देखी एक साथ। यही 60, 70, 80 सालों में ही तो सबसे अधिक दुनिया बदल गई ना। संयुक्त परिवार अभी दिल्ली में कितने लोग देख पा रहे हैं? दिल्ली में 0.1% है जो संयुक्त परिवार जानता है। इन गांव में मुझे लगता है कि 15, 20, 25% तो लोग हैं ही जो जानते हैं, जो रहे हैं। और हमारे उधर आप जाओगे तो और 25 ने 75% लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं, या 90 भी होगा, 10% ही है जो नहीं रहता। तो वो जो है पहले वाली चीजें चली गई। तो इसका जो आधार होता है, कुछ भी आधार है, विधि को अंततः जीते हैं। तो मानवीय व्यवस्था की जो बात कर रही है, जो हम इस दर्शन को पढ़ने जा रहे हैं, ये मानवीय व्यवस्था होना है, उसके अर्थ में इसको पढ़ रहे हैं। उसके अर्थ में जो मानवीय विधि है, उसको जब लागू किया जाएगा तो उसमें एक भाग सभ्यता आएगा, एक भाग संस्कृति आएगा, एक भाग विधि आएगा, और एक जगह व्यवस्था आएगा। विधि का भी कहीं पर अध्ययन होगा। तो शिक्षा एक जगह है जहाँ पर विधि का भी अध्ययन किया जाएगा, व्यवस्था का भी अध्ययन किया जाएगा, पूरे प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। व्यवस्था में प्रश्नों के उत्तर नहीं जाएंगे, प्रैक्टिस किया जाएगा। जैसे अदालत में आप जाओगे तो जज समझाएगा नहीं कि बेटा ऐसा होता है, वो जज बोलेगा ये होता है। आपको पढ़ना है, समझना है तो जाओ कॉलेज में, वहां पढ़ो, समझो। वो समझने की जगह नहीं है, वो प्रैक्टिस की जगह है। जज जो बोलते हैं उसको मानो। अब वहां बहस नहीं है। हाँ, बहस करना है, जाओ स्कूल में जाओ, लॉ के वहां बहस करो, सीखो, समझो, पढ़ो। वहां बहस नहीं है, वहां केवल जो बोला गया उसको मानो, बस वहां वही चलेगा। तो डिस्कशन की जगह वो नहीं है, वो प्रैक्टिस की जगह। डिस्कशन की जगह स्कूल है, कॉलेज है, शिक्षा संस्कार है। भैया, इसमें जैसे विधि को मानने की करने योग्य कार्य, और फिर वो जो कार्य हैं उनको हाईलाइट करना कि जिससे समाज में उन कार्यों के प्रति स्वीकृति बन जाए जनमानस में, फिर उसी की रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करना, और फिर वो रोज़ रोज़ प्रैक्टिस से अगर परस्पर सहयोगी होते हैं, वो सारी चीज़ें जुड़ती हैं, तो उससे फिर एक व्यवस्था बनती है, अगर वो सही है, और उसकी फिर निरंतरता होती है। बढ़िया। ठीक है भैया, थोड़ा आगे बढ़ सके। चैतन्य पक्ष में जागृति ही संस्कार है। ये वैकृतिक शब्द है, इसका मीनिंग? विकृति से बना हुआ है, वैकृतिक। विकृति माने हमने बिगाड़ दिया, जैसे मिट्टी को हमने ईंटा बना दिया, ये क्या बोलेंगे? मिट्टी को हमने मकान बना दिया, बनाया ना, मिट्टी से लोहा निकाल लिया, पत्थर से चश्मा बना दिया, ये सारी चीज वैकृतिक कहलाती है। संवर्तन, संवर्तन कहां पर है भैया? वन 159 के नीचे संवेदन, संवहन, संरक्षण, संबोधन, संवर्तन, प्रत्यावर्तन। परिमार्जन एवं परिपूर्णता के लिए प्राप्त संकेत के अनुसरण क्रिया की संवर्तन संज्ञा है। तो अपने जीवन में परिमार्जन के लिए जो हम प्रक्रिया करते हैं उसको संवर्तन कर रहे हैं। जो दीक्षा जो है ये उसके आसपास के अर्थ में आ रहा है।
भैया आपने अभी जो वैकृतिक कहा, हाँ तो और अभी जो संस्कृति को आपने जिस तरह से समझाया, तो हम इस वक्त जो संस्कृति में जी रहे हैं वो विकृति है। नहीं नहीं, देखिए विकृति गलत अर्थ में नहीं है। आप देखिए ना परिभाषा, उपयोगिता के अर्थ में मनाकार को साकार करना, मिट्टी को ईंटा बना दिया। ये अव्यवस्था ऐसा नहीं बोल रहे हैं, ये प्राकृतिक नहीं है। ईंटा प्राकृतिक नहीं है, ईंटा बनाया गया प्राकृतिक ऐश्वर्य पर श्रम के द्वारा, ये उपयोगिता में आ गया। तो ऐसी चीजें भरी पड़ी है मानव समाज में, इसको ना नहीं बोल रहे हैं। ये यदि आवर्तनशील है तो बहुत अच्छा है। वैकृतिक तो वैसे ही ये चीज। भैया मैं वापस एक बेसिक में आता हूँ। प्रत्यावर्तन में अभी तक जो समझा था तो वो मैं स्थिति के रूप में समझ रहा था। वो स्थिति को प्रमाणित करने के लिए परावर्तन है, गति है। पर यहाँ पे जागृति सहज गतिशीलता है, तो वो गतिशील तो स्थिति में नहीं हुआ ना, तो वो कैसे है ये? देखिए जो भी स्थिति है वो गति में ही जाएगी ना। स्थिति का प्रमाण क्या है? स्थिति का प्रमाण परावर्तन है या गति है, पर यहाँ पे लिखा है जागृति सहज गतिशीलता, यानी वो प्रत्यावर्तन के अंदर में गतिशीलता लिखा है या? हाँ भैया, जैसे आप मेरे आचरण से क्या पता लगाओगे? मेरे बुद्धि की स्थिति क्या है, मेरे चित्त की स्थिति क्या है, मेरे प्रत्यावर्तन की स्थिति क्या है, आप मेरे गति से पता लगाओगे। मेरी खोपड़ी में घुस के कोई थोड़ी देखेगा, मेरे आचरण को देखेगा। सभी ऐसी कर रहे हैं, एक दूसरे के आचरण से हम अंततः बुद्धि की, चित्त की, आत्मा की स्थिति को पहचान रहे हैं। बोल रहे हैं, भ्रमित है एक लाइन में। अरे कहाँ आत्मा, आत्मा एकदम भ्रमित है। देखिए स्थिति की परिभाषा देंगे तो उसके लिए गति बोलना पड़ेगा, गति की परिभाषा बोलेंगे तो उसके लिए स्थिति बताना। ये दोनों मिला हुआ है ना। अपने आप पे कैसे किसी चीज को बोले? आप एकदम सबसे पहला ये पेज पलटाइए, फर्स्ट अध्याय। मानवीयतापूर्ण व्यवहार, पेज 2 में, अच्छा डार्क में बोल्ड में लिखा हुआ है ना। उसके बिल्कुल ऊपर में देखिए, न्याय, परस्परता में मानवीयतापूर्ण व्यवहार ही न्याय। फिर आप मानवीयतापूर्ण व्यवहार को कहेंगे तो धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा। फिर धीरता को देखेंगे तो न्याय में निष्ठा। ये सब गोल गोल है ना। जैसे ही हम न्याय बोलते हैं तो मानवीयतापूर्ण व्यवस्था, मानवीयतापूर्ण व्यवहार पूछो तो बोले धीरता, धीरता को पढ़ो तो बोलेंगे न्याय में निष्ठा। यही है ना एकदम शुरू में। तो ये गोल गोल, ये गोल गोल कहाँ तक जाएगा? ये गोला बड़ा होगा। ये बड़ा होते होते अस्तित्व में व्यवस्था है, फिर 4 अवस्था की व्यवस्था है, फिर मानव की व्यवस्था है, वहां तक पहले फैलेगा। वहां तक फैलने के बाद फिर इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन में किसी को विधि, किसी को व्यवस्था, किसी को संस्कृति, किसी को सभ्यता, किसी को भाई बहन संबंध, किसी को माता पिता संबंध, इसी के टुकड़े हैं ये सब। और ऐसा करते करते एकदम छोटे छोटे करके लाए, वही चीज जो गोल गोल घूम रहा है। तो ये गोला बढ़ते बढ़ते वहां तक जाएगा, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक आएगा। पहले 4 अवस्था आएगा, फिर मानव की व्यवस्था आएगी, फिर अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था आएगा, फिर ये छोटा होता जाएगा और फिर उसमें परिवार आएगा, समाज आएगा, सभ्यता आएगा, संस्कृति आएगी, विधि आएगा, भाई बहन संबंध, माता पिता संबंध, पति पत्नी संबंध, शिक्षा, सभ्यता। ऐसा करके छोटा 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 एक एक चीज को टुकड़ा टुकड़ा कर लिया गया। तो जब तक हम ऊपर नहीं देख लेंगे तब तक नीचे वाला एक भी चीज स्पष्ट नहीं होगा। ऐसे घूमता घूमता लगेगा। तो शुरू में घूमता घूमता ही रहेगा, आखिरी में जाके ये जो 16, 17, 18 अध्याय में, 16 अध्याय में पूरी तरह मानव समाज के बारे में वर्णन है। 16वां अध्याय मानव समाज, शिक्षा क्या है, संबंध क्या है, ये सब 16 अध्याय में। उसके पहले डेफिनेशन है केवल। 16वां अध्याय को बताने के लिए ये 15 अध्याय तक ये सब गोल 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 किया जाता है।
एक्चुअली दर्शन के आधार पर जो व्यवस्था है वो 16वां अध्याय से शुरू हो रहा है, उसके पहले डेफिनेशन है ये पूरा 16वां 17 18 इन तीनों में है सभ्यता, और ये सभ्यता से जागृति कैसे होगी ये बताया जा रहा है, ये 3 अध्याय। थोड़ा बढ़े भैया आगे से, मेरे को हड़बड़ी नहीं है, लोग शांत हैं तो मैं सोचता हूं कि मेरा फिर काम है कि आगे बढ़ाऊं। जी ठीक है, थोड़ा धीरे चलते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं। भैया मेरे को जैसे अभी हम करंट सिचुएशन के अंदर अगर देखते हैं तो हिंदू धर्म के अंदर ये कुछ 16 संस्कार बताए हुए हैं, तो ये संस्कृति का पार्ट है अगर हम देखते हैं तो। ये कभी कभी होते हैं जिंदगी में, ये रोज नहीं हो रहे, ये रोज नहीं हो रहे हैं ना, तो ये संस्कृति उसी से उन्हीं संस्कारों को ढोके बनती, तो यही उत्सव है। यदि आप उत्सव देखेंगे तो मुख्य रूप में यही उत्सव है। गर्भ संस्कार, शिक्षा संस्कार, मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार। गर्भ संस्कार वगैरह तो अब खैर प्रचलित नहीं है, तो नामकरण वाला है एक प्रचलित, ऐसा कहीं कुछ कुछ है। तो जैसे जागृत मानव परंपरा के अंदर उत्सव और संस्कार जो ये संस्कृति है, इसको कैसे देखा गया और उसके बारे में क्या परिकल्पना हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा। समाज शास्त्र में बाबा जी ने लिखा है नामकरण संस्कार, जन्मोत्सव संस्कार, ऐसे 5 लिखा हुआ है, उसको बिल्कुल पढ़िए। ठीक है। माने जो घटनाएं हो रही है उन घटनाओं के प्रति कोई एक फोरम तो होगा जो लोगों को विश्वास दिलाएगा ये करना है। स्कूल में तो नहीं बताते विवाह क्या है, क्यों है, नहीं बताते ना, उसका महत्व क्या है, कहीं तो बोला जाएगा ना भाई। बच्चे को बोलोगे ही नहीं और आप सोचते हो उसको समझ में आ जाए, ये कहाँ की पागलपन है भाई। तो कोई एक फोरम तो होगा ना, ये चीजें अनिवार्य हैं, ये करना ही है, कोई तो बोलेगा, कहीं तो बोलेगा, तो वो है। तो शिक्षा में ये सारी चीजें हैं ही नहीं, ये बोलने की जरूरत है भैया, ये मानव परंपरा को बनाए रखने के लिए ये सब काम है, ये करना है। फिर किस समय कितना बोलना है वो भी एक तय होगा। अभी जो लोग संन्यास लेते हैं, एक बढ़िया कार्यक्रम होता है, वो अपना एक पुतला बनाते हैं और एक चिता बनाते हैं, उस पुतले को उसमें रख के उसको जला देते हैं, और ये माना गया है कि उस आदमी की मृत्यु हो गई। जैसे मैं करूँगा तो साधन की अब मृत्यु हो गई, उसके बाद मुझे एक नया नाम दिया जाएगा और मैं वहाँ से फिर नया नाम लेके, नया जन्म हुआ, नया गुरु, नई पहचान के साथ वो पुराने संबंध सब खत्म, माता पिता सब खत्म हो गए उसी प्रक्रिया में। आदमी मर गया तो कहाँ उसके माता पिता, और फिर उसको एक नया नाम, नया काम, नया दीक्षा और नया एक विधि जीने की बताएंगे, उसका पालन करेंगे।
देखो ना क्या एहसास कराने की कोशिश कर रहे हैं। यही एक संस्कृति है। उस दिन बड़ा एक त्योहार मनाते हैं, उसको ऐसा बड़े बड़े लोग आके आशीर्वाद देते हैं कि तुमको अनुभव हो जाएगा। एक बार नाम मिलता है। सामान्यतः मनुष्य का एक ही बार नामकरण संस्कार होता है, वहां जाने के बाद दोबारा होता है। हेलो। हमारे देश में जो नामकरण का जो स्टाइल है ना, वो एक तुरंत नहीं है पैदा होते ही। अभी हॉस्पिटल वाले बोलते हैं डिस्चार्ज होने के पहले नाम दो आप। वो दोबारा वाला मृत्यु संस्कार भी वो अपना कहते हैं ब्रह्म कपाल में श्राद्ध कर लेते हैं पहले ही। हाँ। मतलब कितने रीति रिवाज बना के रखे हैं, देखिए कि वो चीजें पक्की हो। ये पूरा गुथा हुआ है उस ढंग से। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चैतन्य पक्ष में जागृति ही संस्कार है, यह सुसंस्कार है, एवं जीव चेतना वश भ्रम ही कुसंस्कार है। सुसंस्कार मानवतापूर्ण मानव द्वारा अखंड समाज में से के लिए किया गया आवश्यकीय कार्य और आचरण सुसंस्कार है। समाज की अखंडता मानवीयतापूर्ण आचरण पर निर्भर करती है। मानवीयता की प्रतिष्ठा व्यक्ति के संस्कार, समाज की संस्कृति एवं सभ्यता तथा समाज गठन के मूल में पाई जाने वाली विधि एवं व्यवस्था पर निर्भर करती है। मानवीयता तथा अति मानवीयता से संपन्न होने के लिए सअस्तित्व में संकल्प, इच्छा व विचार का परिष्कृत होना आवश्यक है, जो सुसंस्कार ही है। सुसंस्कार के लिए वातावरण एवं अध्ययन ही प्रधान कारण है एवं सहायक भी है। इसको सुरक्षित तथा परिमार्जित करने का दायित्व मनीषियों पर निर्भर है। न्यायपूर्ण व्यवहार तथा अखंड सामाजिकता की प्रेरणा सुसंस्कारों के वर्धन में सहायक है। न्यायपूर्ण व्यवहार पक्ष, समाधानपूर्ण विचार पक्ष तथा सत्यानुभूतिपूर्ण अनुभव पक्ष को भाषा द्वारा बोधगम्य, ज्ञानगम्य तथा व्यवहारगम्य बनाने का प्रयास अनुभवशील मानव अथवा जागृति सहज वृत्ति संपन्न व्यक्ति द्वारा किया जाता है। सहजता, व्यवहार, विचार एवं अनुभव की एक सूत्रता ही सहजता है। सहज वृत्ति, सहजता प्राप्त मनुष्यों की वृत्ति को ही सहज वृत्ति की संज्ञा है। न्यायपूर्ण व्यवहार, सत्य सहज भास, संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति। समाधानपूर्ण विचार, सत्य सहज आभास। चिंतन, सत्य सहज प्रतीति। ज्ञानानुभूति, सहअस्तित्व रूपी परम सत्य में अनुभूति। ज्ञानानुभूति के लिए सहअस्तित्व रूपी इष्ट के प्रति निर्भ्रम ज्ञान, अनन्यता, अनुराग तथा प्रेम के योग्य क्षमता, योग्यता एवं पात्रता का होना अनिवार्य है, जो साधक के न्यायपूर्ण व्यवहार, समाधानपूर्ण विचार से तथा किसी अनुभवशील मानव के आज्ञा पालन में पूर्ण निष्ठा से सिद्ध है। निर्भ्रम ज्ञान, जो जैसा है उसको वैसा ही जानना व समझना, समझाना। अनन्यता, निर्भ्रम ज्ञान की निरंतरता। अनुराग, अनन्यता की निरंतरता। निर्भ्रमता के लिए उत्कट प्रयास ही अनुराग है। प्रेम, अनुराग सहित अनन्यता की निरंतरता। दया, कृपा, करुणा, सहज संयुक्त अभिव्यक्ति। प्रेम की निरंतरता से ही मानव तद्रूप भाव को प्राप्त होकर ब्रह्म मुक्ति का अधिकारी होता है। अनादिकाल से व्यापक रूपी सत्ता हर इकाई को समान रूप में प्राप्त है ही। इसमें अनुभूति ही मानव के लिए सानिध्यानुभूति है। यही मानव का लक्ष्य है। अनुभूति की स्थिति को ही कैवल्य या तादात्म्य अनुभूति की संज्ञा है, जिसमें क्लेश, अमर्ष, भय, भ्रम, बंधन मुक्ति है।
आत्मा सहअस्तित्व में अनुभूत होते ही बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन पर उस महिमा की प्रसारण क्रिया बिंब अनुबिंब, बिंब प्रतिबिंब अनुबिंब न्याय से प्रभाव संपन्न होती है। चैतन्य इकाई का अधिकतम विकसित अंश आत्मा ही है, क्योंकि हर अवस्था के परमाणु में मध्यांश मध्यस्थ क्रिया में व्यस्त है और अन्य सभी अंग सम या विषम क्रिया में व्यस्त पाए जाते हैं। आगे बढ़िए भैया। मामा जी आप पढ़ देंगे तो बढ़िया रहेगा। चश्मा है? है तो माइक का। समझदारी की आंशिकता में क्रिया, क्रिया की आंशिकता में भोग, भोग के अनुपात में इंद्रियानुभव और इसके अतिरिक्त अनुमान के कारण ज्ञानवर्धन संपन्न हुआ है। मूल में पूर्ण ज्ञान व्यंजना का अधिकार आत्मा में है। व्यंजना अनुभव क्रिया का प्रभावशील क्षमता अथवा प्रभाव क्षेत्र। अज्ञान, आलस्य, अत्याशा, आक्रोश, आवेश, प्रलोभन, अभाव व रोग पक्ष ही दुख का कारण है। समस्त दुख का मूल भ्रम में ही है। ह्रासांश में स्थित इकाई के लिए दो कारण हैं। प्रथम है अजागृति तथा द्वितीय है शक्ति का अपव्यय। अजागृत को जागृत बनाना ही सामाजिकता का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य और कार्यक्रम है। जो जिसको अधिक मूल्यवान मानता है उसी के लिए वह अपने तन, मन व धन का व्यय करता है। ऐसी मूल्यांकन क्रिया मनुष्य के द्वारा निर्भ्रांत, भ्रांताभ्रांत और भ्रांत अवस्था भेद से होती है, जिसके कारण कुछ मनुष्यों ने 4 विषयों, कुछ मनुष्यों ने 3 ऐषणाओं, कुछ निर्भ्रांत मानवों ने ब्रह्ममुक्ति को परमावधि मूल्यांकित किया है। इस मूल्यांकन के अनुरूप ही विभिन्न स्तर के मनुष्यों द्वारा समस्त साधनों का नियोजन किया गया है। मानव कुल में निहित वैविध्यता का निराकरण केवल न्यायपूर्ण व्यवहार, समाधानपूर्ण विचार नीति से संभव हुआ है। भ्रांत स्थिति से ही की गई मूल्यांकन क्रिया को आसक्ति, भ्रांताभ्रांत स्थिति से किए गए मूल्यांकन की जागृति तथा निर्भ्रांत स्थिति से किए गए मूल्यांकन स्थिति की यथार्थ संज्ञा है। यथार्थ मूल्यांकन क्षमता ही दर्शन की पूर्णता, दर्शन की पूर्णता ही संतुलन, पूर्ण संतुलन ही ज्ञान, ज्ञान ही व्यापकता में अनुभूति, व्यापक में अनुभूति ही निर्भ्रमता और निर्भ्रमता से ही यथार्थ मूल्यांकन क्रिया निसृत होती है। ऐसी इकाई में न्यायपूर्ण व्यवहार और धर्मपूर्ण विचार स्वभाव के रूप में परिलक्षित होता है। अनुभव के लिए समझदारी, समझदारी के लिए अनुभूत, इच्छा के लिए समझदारी और समझदारी के लिए इच्छा, इच्छा के लिए क्रिया और क्रिया के लिए इच्छा, उपयोग के लिए क्रिया और क्रिया के लिए उपयोग, क्रिया के लिए उत्पादन और उत्पादन के लिए क्रिया व्यस्त है। रूप क्रिया की गणना काल, संवेग, वेग, विसर्जन, गुण व स्वभाव के अनुसार स्थूल व सूक्ष्म भेद से है। जो मानव की समझदारी, ज्ञान, बुद्धि में भाव, इच्छा में प्रभाव, प्रतिभाव, विचार में अनुभाव और मन से प्रवृत्तियों के रूप में व्यक्त होती है। स्वरूप व कुरूप के भेद से रूप, जड़ व चैतन्य के भेद से क्रिया, लोक व लोकेश के भेद से लक्ष्य, विषय व निर्विषय व्यवस्था के भेद से ज्ञान, विधि व निषेध के भेद से कर्म, सार्थक व निरर्थक भेद से भाषा है। अव्यवस्था भेद से आसक्ति एवं समाधान, आसक्ति एवं समाधान भेद से आवश्यकता, आवश्यकता भेद से श्रम, श्रम भेद से उत्पादन, उत्पादन भेद से उपलब्धि, उपलब्धि भेद से परिणाम, परिणाम भेद से ही क्षमता, योग्यता एवं पात्रता, क्षमता, योग्यता एवं पात्रता भेद से सहजात्मक, लोकात्मक अर्थात ईशनात्मक और विषयात्मक प्रवृत्तियाँ तथा इन तीनों अथवा इनके मिश्रित बौद्धिक अवस्था में ही चित्रण की अभिव्यक्ति की सार्थक समर्थता है। सतर्कता, सजगता, सहजता,
प्राप्त मानव जीवन में विश्राम का तथा लोकासक्त मानव जीवन में श्रम का क्षोभ है। मानव ने अपनी क्षमता, योग्यता और पात्रता के अनुसार सहजोन्मुखता में नित्यता का, लोकोन्मुखता में अमृतत्व का बोध और विषयोन्मुखता में अनित्यता की स्वीकृति किया है। सहजता में दिखावा, रहस्य तथा अविद्या व भ्रम का पूर्ण विलय होता है, इसलिए जागृत मानव विकार से मुक्त है। साथ ही इस स्थिति में निरंतर तृप्ति, समाधान और विश्राम का अनुभव है। लोकेशना ही श्रेष्ठ ऐसना है। देव मानव स्वयं की जागृति को प्रमाणित करने के अर्थ में मानवीय परंपरा का पोषण और संवर्धन के लिए जन बल व धन का नियोजन करते हैं। यही यश का कारण है व स्वरूप है, जिसकी सार्थकता मानव परंपरा में व्यवस्था, सार्वभौमिकता के रूप में होना है। इसके फलन में अखंड समाज का होना आवश्यक है। लोकेशना अर्थात जागृत मानव परंपरा को लोकव्यापीकरण करने के क्रम में यश का स्वीकृति है। यश का तात्पर्य जागृति की स्वीकृति, सहानुभूति, अनुकरण क्रिया है। मानवीयता के विरोधी जितने भी कायिक, वाचिक, मानसिक क्रियाकलाप हैं, जिससे मुक्त रहना ही यश है। चारों विषय इंद्रिय तृप्ति से सीमित हैं। स्थूल शरीर मात्र की मृत्यु निश्चित है, इसलिए विषयों से प्राप्त सुख की निरंतरता नहीं है। मानवतापूर्ण परंपरा, सहज उद्देश्य से प्रयास, प्रयास विहित से साधनों का उपयोग, सदुपयोग, उपयोग सदुपयोग भेद से फल, फल से प्रयोजन, प्रयोजन से उद्देश्य, सफल होना पाया जाता है। यही जागृति पूर्ण जीवन परंपरा चक्र है। समस्त साधनों की गणना अंतरंग और बहिरंग भेद से है। बहिरंग साधन शरीर व उससे उत्पन्न या उत्पादित समस्त वस्तुएं बहिरंग साधन हैं। अंतरंग साधन मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि व उससे उत्पन्न संकल्प, इच्छा, विचार व आशा अंतरंग साधन है। शरीर का साध्य मन, मन का साध्य वृत्ति, वृत्ति का साध्य चित्त, चित्त का साध्य बुद्धि, बुद्धि का साध्य आत्मा और आत्मा का साध्य सहस्तित्व में अनुभव सहज प्रमाण है। साध्य जिसको पाना है। साधन साध्य को पाने हेतु आवश्यक प्रयुक्ति, उपाय एवं वस्तु। साधक साध्य को पाने हेतु साधन जो प्रयुक्त करता है। जिसकी जागृति और तृप्ति शेष है, उसे ही शेष जागृति को प्राप्त करने के लिए साधन की आवश्यकता है। आत्मा का पूर्ण विकास अथवा ज्ञान की पारदर्शकता, सहस्तित्व में अनुभूति में बुद्धि का पूर्ण विकास, आत्मा के संकेत ग्रहण से, चित्त का पूर्ण विकास बुद्धि के संकेत बोध की सत्यांकाक्षी कलाकरण योग क्षमता से, वृत्ति का पूर्ण विकास चित्त के संकेत ग्रहण अर्थात धर्म पूर्ण विचार निर्माण योग्यता से, तथा मन का पूर्ण विकास वृत्ति का संकेत ग्रहण कर न्याय सम्मत व्यवहार पात्रता अर्जित करने से है। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि व आत्मा जीवन में अभिन्न है। जीवन जागृति की स्थिति में जीवन परंपरा में प्रमाणित होने वाली विभूतियाँ अथवा क्रियाएं बल और शक्ति के रूप में निम्न हैं। आत्मा में 2 विभूतियाँ, बुद्धि में 4, चित्त में 16, वृत्ति में 36 व मन में स्थिति और गति में 64 विभूतियाँ क्रियाएं पाई जाती हैं। उपरोक्त सभी क्रियाओं को हर व्यक्ति प्रमाणित कर सकता है। इस प्रकार मानव जीवन में कुल स्थिति और गति तथा बल और शक्ति के रूप में 122 क्रियाएं पाई जाती हैं। जी मामा जी, जी थोड़ा सा छोड़ दीजिए ताकि समापन भी कोई चीज होगी। कल करेंगे ना समापन, उसके लिए थोड़ा बचा के रखना चाहिए। देखिए सबसे नीचे अभी जो लास्ट में पढ़े हैं उसके पहले वाला, आत्मा का पूर्ण विकास सअस्तित्व में अनुभूति, माने आत्मा का भी विकास होता है, वो अनुभव होने पर पूरा हो जाता है। इसका दूसरा मतलब यह है कि आत्मा में अनुभव नहीं रहता है, जागृति के बाद ही अनुभव होता है।
बुद्धि का पूर्ण विकास आत्मा के संकेत ग्रहण से। इसका भी वही मतलब है, पहले आत्मा को बुद्धि का संकेत ग्रहण करते नहीं बनता था, जैसे ही करने लगा तो बुद्धि का पूर्ण विकास हुआ। चित्त का पूर्ण विकास बुद्धि के संकेत बोध की सत्य साक्षी में कलाकरण योग्य क्षमता है। माने चित्त भी बुद्धि के संकेत के बिना चित्रण करता रहता है, ये होता है। एक समय के बाद चित्त जो है बुद्धि के संकेत ग्रहण करके चित्रण करता है, तो ये होता है। तो ये सारी चीजें इस पे आ रही है। किसका? आत्मा को अनुभव नहीं है लेकिन मध्यस्थ है। कहाँ मध्यस्थ है? जड़ परमाणु में भी एक मध्यस्थ क्रिया है। जड़ परमाणु में भी एक मध्यस्थ क्रिया है जो सम विषम को नियंत्रित कर पाता है। तो मध्यस्थ वहीं से स्टार्ट है, उसको भी अनुभव नहीं है, मध्यस्थ है। उसके बाद गठनपूर्ण परमाणु में भी वही चीज मिलेगी, वो मध्यस्थ है लेकिन अनुभव नहीं, और अंत में जाके वो मध्यस्थ है और अनुभव हुआ, ऐसा होगा। सम विषम से मुक्त। ये 163 पे भैया। हेलो, कोई बोला जी? 163 पे 4th बुलेट है, सतर्कता, सजगता, सहजता। सतर्कता मतलब अव्यवस्था के विचार को तर्क पूर्वक सेट करना है, ऐसा? क्या बोले आपने? क्या बोला? अव्यवस्था के विचार को तर्क पूर्वक सेट करना, सतर्कता। समाधान पूर्ण तर्क, सतर्कता। सजगता, जागृति, सहज। जगना माने, जगता माने जागृति, तो सजगता। जैसे सारे गामा उसको बनाया ना, सरगम। सरगम शब्द किससे बना है? सारे गामा। भाग दौड़, भगदड़, शब्द कैसे बनते हैं? ऐसे तो बनते हैं। भाग दौड़ को बोलने में समय लगता है, उसको थोड़ा छोटा कर दिया, भगदड़। भगदड़ माने भाग दौड़। थोड़ा सजगता को और खोलिए ना। सारे गामा, सर गामा। वैसे ही सजगता, सजागृति माने जागृति सहित, इसका नाम है सजगता। जगना जो शब्द है वो जागृति से बना हुआ है। शब्द तो समझ आ गया, अब सजगता का उपयोग कहाँ करना है वो एक्सप्लेन कर। नहीं, सजगता होगी तो उपयोग होगा, नहीं होगी तो कहाँ से उपयोग होगा? कैसे? उसके लिए यही अध्ययन किया जाए, श्रवण मनन किया जाए, निष्कर्ष बनेंगे, निष्कर्ष को जीने की कोशिश किया जाए। जीने के क्रम में धीरे धीरे साक्षात्कार होने लगेगा और उसके बाद जागृति होगी। फॉर्मूला तो एक ही लाइन का है भैया। सहजता माने प्रमाण संपन्न हो जाना। एकदम शुरू में हाँ भैया, हाँ 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 भैया, सजगता भी लिखा हुआ है और सहजता भी लिखा हुआ है। तीनों, दोनों चीजों को लिखा हुआ है। सतर्कता, पूर्ण मानवीयता, देव मानवीयता एवं सामाजिकता। क्या है? मानव और देव मानव एक ही चीज है, या मानव देव मानव दिव्य मानव वैसे अनुभव के रूप में एक ही है,
और मानव कुछ चीजों को प्रमाणित अभी नहीं कर पाया है, देव मानव ने प्रमाणित कर दिया। क्या प्रमाणित किया है? मानव वंशानुसंगी नहीं है, मानव संस्कार अनुसंगी इसको प्रमाणित किया। तो मानव संस्कार अनुसंगी है, इसको प्रमाणित करने के लिए दो चीज है, एक आदमी समझा हुआ होना, दूसरा आदमी समझने के लिए तैयार होना। उन दोनों के बीच में समझाने और समझाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वो समझ गया। तो जैसे मान लीजिए बाबा जी ने मुझे समझा दिया, मान लिया जाए, थोड़ा सुखा अच्छा लगेगा, नहीं मानोगे तो फिर बातचीत ही नहीं आगे बढ़ेगी। तो जैसे बाबा जी ने मुझे समझा दिया, तो अब जब मैं किसी को समझाऊंगा तब ये पता चलेगा कि मैं ठीक समझाया। तो वो आदमी मेरे से कोई समझ लेगा तो ये पता चलेगा कि बाबा जी ने मुझे ठीक समझाया था। तो बाबा जी का क्या प्रमाणित होगा? ज्ञान बाबा जी का उस समय प्रमाणित हुआ। तो मेरा उसके बाद प्रमाणित होगा। तो मैं बोलने लगा, इससे बाबा जी प्रमाणित नहीं हुए। एक आदमी और बोलने लगा, एक और जनरेशन आगे, तो बाबा जी का प्रमाण आएगा। तो प्रमाण इस ढंग से थोड़ा आगे जाके आता है। तो मतलब किसी को समझा दिया, उसका प्रमाण कैसे है? जो समझ गया वो आदमी जो प्रमाणित करेगा तब आएगा। तो ऐसा है, मतलब खुद के समझने का प्रमाण एक अलग है, किसी को समझा दिया उसका प्रमाण क्या है? जिसको समझा दिया जब अब उसको प्रमाणित होना है तब ना होगा। तो जैसे मुझे समझा दिया है, तो जब मैं समझा दूंगा तो इस बात का प्रमाण होगा कि मैं समझ गया हूं, साथ में यह भी प्रमाणित होगा कि बाबा जी ने मुझे समझा दिया था। ठीक है ना? ये बात समझ में आ रही ना? मैंने किसी को समझा दिया तो यह प्रमाणित होगा कि मैं तो समझा हुआ हूं, साथ साथ वो भी प्रमाणित होगा कि बाबा जी ने मुझे समझाया था। तो मेरा मानवीयता प्रमाणित होगा, मेरा क्रिया पूर्णता प्रमाणित होगा, बाबा जी का आचरण पूर्णता प्रमाणित होगा। भैया ये मनीषियो शब्द है 162 पेज पर। मनुष्य, मनीषियो, मनीषी, हाँ, इसका क्या मतलब? विद्वान जिनको बोला जाता है, विद्वान जी। यहाँ पर मनीषी जो शब्द है वो वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा को कर पा रहा है, उसको श्रेष्ठ मान रहा है उस व्यक्ति के लिए। तो देव मानव कह सकते हैं उसको? नहीं, श्रेष्ठ मान रहा है माने अभी वो उसके नीचे है जी। प्रमाणित कर रहा है माने उससे आगे हो गया जी जी। तो ये वही लोग हैं जो अध्ययन के जगह पर हैं, वही लोग उसको श्रेष्ठ मान रहे हैं। जो प्रमाणित कर रहा है वो फिर देव मानव या मानव पद होगा जी। वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा को प्रमाणित करने वाला मानव पद वो और देव मानव पद, मतलब लोकेषणा को प्रमाणित करने वाला देव मानव पद। लेकिन चार विषयों से इन तीन ऐष्णाओं को श्रेष्ठ मानने वाला कौन है? देव मानव, दिव्य मानव तो है ही है, लेकिन वो मनीषी भी है जो अध्ययन कर रहा है, वो समझ गया कि नहीं नहीं भोग बेकार है, ये बढ़िया है। जी जी। तो ये मनीषी उस जगह आएगा जो अध्ययन की जगह पर है। अर्ध जागृत लोग जो हैं वो मनीषी कहलाएंगे। जी भैया, और एक बात आई अभी कि आत्मा का भी विकास होता है। यहाँ आत्मा का भी विकास होता है, तो आत्मा के विकास में बुद्धि का कोई रोल रहता है? बुद्धि का रोल रहता है जी। भैया देखो ना, बाबा जी के प्रमाणित होने में मेरा रोल है या आपका रोल है? ये सहअस्तित्व है भैया। एक चीज कभी प्रमाणित नहीं होगी। जैसे बाबा जी जागृत हो गए, उसका प्रमाण होगा तो एक आदमी समझ गया, वो प्रमाणित होना पड़ेगा। एक साथ दोनों घटनाएं होंगी जी। जैसे मान लीजिए किसी का वीरता प्रमाणित हुआ, कब होगा? जब सामने वाली की धीरता प्रमाणित हो जाएगी। ये दोनों साथ साथ घटनाएं हो रही है। ये सहअस्तित्व है। एक चीज कभी भी प्रमाणित नहीं होगा। ये बात एकदम पकड़ के गांठ बैठा लीजिए, तर्क पूरे बढ़िया जल्दी जल्दी सेट होने जाएंगे, है ना? तो हमेशा एक नियम है कि बाबा जी ने समझाया, इसका क्या प्रमाण है? मैं समझा, तो दोनों साथ प्रमाणित हुआ, बाबा जी के समझाने का, मेरे समझने का। ये सारी चीज इस ढंग से पूरे सहअस्तित्व विधि से लिखी है जी। तो यदि आत्मा कुछ भी कर रही है
इसका मतलब है बुद्धि तक का मामला सेट हुआ है, तब हुआ है आत्मा। जी। ऐसा नहीं हो पाएगा। इसीलिए सहअस्तित्व है, हर जगह सहअस्तित्व चलेगा ये। इसीलिए सामाजिकता है, एकांत नहीं है। भैया ये भैया ये 163 पेज पे फर्स्ट बुलेट है, यहाँ पे रूप क्रिया की गणना काल, संवेग, वेग, विसर्जन गुण व स्वभाव के अनुसार स्थूल व सूक्ष्म भेद से है, जो मानव की समझदारी, बुद्धि में भाव, इच्छा में प्रतिभाव, विचार में अनुभव, मन से प्रवृत्तियों के रूप में व्यक्त होती है। रूप क्रिया की गणना, रूप माने कोई इकाई, रूप माने इकाई। इकाई है तो रूप गुण स्वभाव धर्म होगा ही ना। इकाई है तो क्रिया होगा ही, क्रिया होगा तो रूप गुण स्वभाव धर्म होगा, तो रूप तो होगा ही। अब रूप की गणना कैसे करेंगे? रूप की गणना एक विधि है काल। संवेग, संवेग माने उसकी गति को संवेग कह रहे हैं। वेग, विसर्जन, वो टूट गया, उस रूप में भी उसको पहचाना जाएगा। गुण, दूसरे के साथ क्रिया करके कुछ और बनाएगा। स्वभाव, एक अवस्था का भाग होकर एक प्रकार का क्रियाकलाप करेगा। के अनुसार स्थूल व सूक्ष्म भेद से है। तो किसी भी रूप क्रिया की जो गणना है स्थूल व सूक्ष्म भेद से, इतने प्रकार से उसकी गणना होगी। ये इकाई की ही गणना की विधि है। और ये जो गणना है, ये जो समझ है, बुद्धि में भाव के रूप में, इच्छा में प्रतिभाव के रूप में, विचार में अनुभव के रूप में, मन में प्रवृत्ति, तो ये चारों जगह इसका असर आएगा। बुद्धि भी समझेगी, चित्त में भी कुछ आएगा, वृत्ति में भी कुछ आएगा, मन में भी कुछ आएगा। तो यहाँ पे ये जो एक तो सूक्ष्म भेद है वो, और ये भाव, प्रतिभाव, अनुभव क्या है? जैसे बुद्धि में जो मूल्यांकन क्रिया है उसका नाम है भाव। बुद्धि में जो समझ हुई उसका नाम है भाव। तो बुद्धि में समझ होगी तो चित्त में भी तो कुछ होगा ना, चित्त तो खाली नहीं रहेगा। तो वैसे ही उसका अलग अलग नामकरण है। ये जो सूक्ष्म भेद है तो वो परमाणिक स्वरूप में जो रहता है। हाँ, सूक्ष्म भेद माने प्रकार। सूक्ष्म के प्रकार से, यदि जब भी सूक्ष्म की बात हो रही, परमाणु की बात हो रही, परमाणु की सूक्ष्म संज्ञा है। सूक्ष्म माने परमाणु, और स्थूल का मतलब है परमाणु से बने, ऊपर बनने वाले चीजों को स्थूल। दर्शन में जब भी सूक्ष्म बोला जा रहा है, सूक्ष्म का मतलब है परमाणु की बात हो रही है। जब भी कारण बोला जा रहा है तो बुद्धि और आत्मा की बात हो रही है। जब भी महाकारण शब्द बोला गया है, माने व्यापक के बारे में बात हो रही है। भैया ये 162 पेज पे जी, व्यंजना, अनुभव काल, अनुभव क्रिया का प्रभावशील क्षमता अथवा प्रभाव क्षेत्र, और एक हम सुनते हैं मनोरंजन, वहाँ पे रंजना। हाँ। तो ये इसमें क्या सुने हो? मनोरंजन में से रंजना बोलते, ये व्यंजना। रंजना माने जैसे मनोरंजन में जो सुख फील होता है, रंजना हो, ऐसा। हाँ, हाँ। ठीक है, बढ़िया। और इसमें व्यंजना मतलब यहाँ पे देखो, व्यंजन माने क्या है? जब हम भोजन में, पार्टी में जाते हैं तो अलग अलग थाली परोसते हैं, कटोरी परोसते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिश। हमारे इसमें क्या बोलते हैं? व्यंजन। व्यंजन शब्द ये है ना। तो व्यंजन माने स्वीकार करने योग्य। ठीक है, व्यंजन का परिभाषा है। वैसे ही अ, आ, ई, उ, इसको कहते हैं स्वर। क, ख, ग, घ इनको कहते हैं व्यंजन, माने ये भी स्वीकार करने योग्य। तो व्यंजन का जो मीनिंग है वो स्वीकार करने योग्य। तो जो भी चीजें स्वीकार करने योग्य हैं वो है व्यंजन। स्वीकार किया गया माने व्यंजना हुई। व्यंजना माने स्वीकार करना। अब व्यंजना कहाँ तक उसका रेंज है? आत्मा तक जाने का उसका रेंज है। आत्मा तक गया माने फिर परावर्तित हो रहा है। तो यदि परावर्तन हो रहा है, प्रमाण हो रहा है, तभी अंततः व्यंजना का प्रमाण हुआ। तो यहां प्रमाण के रूप में परिभाषा को लिखा है।
भैया 163 163 बुलेट नंबर 3 जी। क्षमता योग्यता एवं पात्रता भेद से सहजात्मक, लोकात्मक कौंस में ईषणात्मक और विषयात्मक प्रवृत्तियाँ, इन तीनों अथवा इनके मिश्रित बौद्धिक अवस्था में ही चित्रण की अभिव्यक्ति समर्थता है। ये थोड़ा क्षमता योग्यता पात्रता भेद से सहजात्मक, सहजात्मक माने हम दिव्य मानव, जागृत मानव, जो तीसरा वाला है जागृत, उसकी बात हो रही है ना। लोकात्मक माने ईशनात्मक, माने ये जागृत हो चुके हैं और जागृत जो प्रमाणित करता है वो तीनों विषय को प्रमाणित करता है। तो इसमें मानव और दिव्य मानव आ गए। सहजात्मक में दिव्य मानव आया, लोकात्मक में मानव और देव मानव आया, विषयात्मक में अमानव आया। तथा इन तीनों अथवा इनके मिश्रित बौद्धिक अवस्था में ही चित्रण की अभिव्यक्ति की समझाता है। तो कुछ लोग इसका मिश्रित भी चित्रण करते हैं और इतने प्रकार की चित्रण की अभिव्यक्ति होती है। तो चित्रण कितने प्रकार से हो रहे हैं? बाबा जी ने जो भी ये लिखा है, ये क्या लिखा है? सहजात्मक लिखा है। कुछ लोग और एक प्रकार का लिखेंगे, कुछ और एक प्रकार का लिखेंगे। तो इनके प्रकारों के बारे में जो बात किया तो वो सहजात्मक होगा या ईशनात्मक होगा या विषयात्मक होगा या इनके कॉम्बिनेशन में आएगा। जी जी। वन 162। अच्छा अच्छा, हाँ। देव मानव स्वयं की जागृति को प्रमाणित करने के अर्थ में मानवीय परंपरा का पोषण और संवर्धन करने के लिए जन, बल, धन का नियोजन करते हैं। यही यश का कारण और स्वरूप है, जिसकी सार्थकता मानव परंपरा में व्यवस्था, सार्वभौमिकता के रूप में होता है। इसके फलन में अखंड समाज का ख्याति होना आवश्यक है। जी, क्या बात करना है? लोकेशना को तीनों ऐष्णाओं में सबसे श्रेष्ठ बोला। क्यों बोला? क्योंकि इसमें वित्तेषणा और पुत्रेषणा समा गया है, इसलिए वो दोनों से श्रेष्ठ हुआ। लोकेशना है क्या चीज? मानव ने कोई अच्छा काम किया, उस अच्छे काम की भी पहचान हो और उस व्यक्ति की भी पहचान हो, ये दोनों पहचान साथ साथ हो, इसको लोकेशना बोल रहे हैं। ये लोकेशना को सबसे श्रेष्ठ ऐष्णा बोल रहे हैं। और ये इसमें हो क्या रहा है? ये मानव परंपरा को बनाने के लिए सबसे अधिक सार्थक इनका भूमिका होता है। वित्तेषणा भी कर रहे हैं, पुत्रेषणा भी कर रहे हैं और इसमें लोगों को प्रवृत्त भी कर रहे हैं। हाँ, जन बल माने वित्तेषणा माने धन बल, पुत्रेषणा माने जन बल, लोकेशना माने यश बल। तो जन का, बल का, धन का, जन का नियोजन करते हैं। लोकेशना जैसे मान लीजिए यहां पर कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, तो यहां धन तो लग रहा है ना, जन भी लग रहे हैं ना। हम लोग हॉल में शांति से बैठे हैं, उसके लिए 20 लोग लगातार पीछे दौड़ रहे हैं। तो जन और धन इसमें लगता ही है। तो इसका नियोजन होता है। हर्ष का उल्टा अमर्ष। ठीक है, 5 मिनट पहले छुट्टी कर लें। चलिए, सभी को नमस्ते।